हेलो एवरीवन, सीबीएसई का बिजनेस स्टडीज़ का सैम्पल पेपर डिस्कस करते हैं हिंदी मीडियम में, क्योंकि वेबसाइट पे तो केवल इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है और हिंदी मीडियम में कहीं मिल नहीं पा रहा है, तो इसलिए हिंदी में ट्रांसलेट किया है। एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो टोटल 34 क्वेश्चन हैं जो हमें पेपर में करने को मिलेंगे, जो कि 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर के होंगे। 1 नंबर के 20 क्वेश्चन, 3 नंबर के 4 क्वेश्चन, 4 नंबर के 6 क्वेश्चंस और 6 नंबर के 4 क्वेश्चंस। पेपर में कैसे आएगा? क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक 1 मार्क क्वेश्चंस, 21 से 24 3 मार्क्स क्वेश्चन, जिनका आंसर 50 to 75 वर्ड्स में हमें मोस्टली देना होगा। और क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 30 तक 4 मार्क्स क्वेश्चन, और जिसका आंसर हमें लगभग 150 वर्ड्स में देना होगा। और क्वेश्चन नंबर 31 से 34 तक 6 मार्क्स ईच, जिसका कि लगभग आंसर शायद हमें 200 वर्ड्स में देना होगा। लेकिन वर्ड लिमिट डिपेंड करती है, कई बार क्वेश्चन के साथ में वेरी भी करती है। हाँ, ये मैक्सिमम लिमिट है जितने में हमारे क्वेश्चन का आंसर सिमट जाता है मोस्टली। एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो मटेरियल हमारा जिस जिस वीडियो में अवेलेबल है वो नीचे लिंक में मैं शेयर कर दूंगी, वहाँ पे जाके देख सकते हो। नाउ लेट अस स्टार्ट अप विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ऋषभ ने एक एंटरटेनमेंट कंपनी में रचनात्मक अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है। एक प्रबंधक होने के नाते उसे संगठन प्रक्रिया का निष्पादन करना पड़ता है। संगठन प्रक्रिया के बारे में कुछ कह रहा है यहाँ पर। कार्य विभाजन और विभागीकरण के पश्चात उसे संगठन प्रक्रिया के किस चरण को पूरा करना होता है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या आना चाहिए? संगठन प्रक्रिया क्या होती है वो पता होना चाहिए। इसकी वीडियो मैं नीचे लिंक में शेयर कर दूंगी, जो हमने पहले भी डिस्कस की है। ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं: कार्य की पहचान और विभाजन, विभागीकरण, कर्तव्यों का निर्धारण और रिपोर्टिंग संबंध स्थापित करना। क्या होगा इसका आंसर? कुछ याद आया जब हमने संगठन प्रक्रिया डिस्कस की थी? स्टेप 1 कार्य की पहचान और विभाजन, स्टेप 2 विभागीकरण और तीसरा स्टेप कर्तव्यों का निर्धारण। तो क्या होगा इसमें हमारा आंसर? कर्तव्यों का निर्धारण। अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, विशेषतः तब जबकि पर्यावरण में बड़ी तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। यह कथन व्यावसायिक पर्यावरण की कौन सी विशेषता को दर्शाता है? इसका मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि व्यावसायिक पर्यावरण की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। क्या क्या पढ़ा था हमने? ये सारी विशेषताएं हैं जो हमने पढ़ी थी। बाह्य शक्तियों की समग्रता, विशिष्ट और साधारण शक्तियां, आंतरिक संबंध, गतिशील, अनिश्चित, जटिल। इनमें से कौन सा आंसर लग रहा है? अनिश्चित, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है कि भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। इसकी वीडियो नीचे लिंक में शेयर करी हुई है, वहां से देख सकते हैं आप। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आरोहन लिमिटेड एक ऑटोमोबाइल उत्पादक कंपनी है जिसके मुख्य कार्यों का विभाजन उत्पादन, क्रय, विपणन, लेखा, मानव संसाधन। कैसा विभाग होता है ये? कार्यात्मक संगठनिक ढांचा होता है जिसमें कार्यों के आधार पर विभागों का निर्माण किया गया है। वो पूछ रहा है कि इस संगठन ढांचे की एक सीमा क्या है, यानी कि हमें कार्यात्मक संगठनिक ढांचे की सीमा बतानी है। इसमें से क्या लगता है आपको? क्या लागत मूल्य बढ़ता है या प्रबंधक अधिकार पाते हैं और स्वयं को स्वतंत्र रूप से स्थापित करने के चक्कर में संगठन के हितों को भुला देते हैं? कार्यात्मक संगठनिक ढांचे में तो अपने आप को स्वतंत्र रूप से स्थापित कर ही नहीं पाते हैं और सभी कार्यों पर पूर्ण ध्यान दिया जाता है। यस, ध्यान दिया जाता है, पर ये कोई सीमा थोड़ी है, ये तो अच्छी बात है। कार्य प्रधान उच्च प्रबंध स्तरीय प्रशिक्षण नहीं पाते, यानी कि वो आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो केवल अपने कार्य में ही एक्सपर्ट होते हैं। जो काम वो कर रहे होते हैं उसी काम में एक्सपर्ट होते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का क्या आंसर हुआ? डी, क्योंकि कार्य प्रधान केवल अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट हो जाते हैं और बाकी और काम नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन व्यावसायिक पर्यावरण से रिलेटेड है। इसमें हमें इमेज देख के पहचानना है कि व्यावसायिक पर्यावरण के कौन कौन से आयाम हैं जिसमें सपना ने हाल ही में एक नए सॉफ्टवेयर पर काम करने के लिए कार्यभार संभाला है। एक तो सपना नाम देने से मतलब क्या है कि यह एक महिला है और लेखांकन सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं, यानी कि नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। हमने व्यावसायिक पर्यावरण के कितने आयाम पढ़े हैं बेटा? 5। कौन कौन से? आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, विधिक और तकनीकी। तो इसमें कौन कौन सा लग रहा है हमें? सामाजिक और दूसरा तकनीकी। तो व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन ए, तकनीकी तथा सामाजिक। 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये प्रबंध के महत्व का पॉइंट पूछ रहा है, तो अगर प्रबंध के महत्व वाले पॉइंट्स याद हैं तो आप फटाफट इसमें से पहचान लेंगे। इसकी वीडियो नीचे लिंक में शेयर की हुई है, दोबारा से उसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 6। 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने विमुद्रीकरण डिमोनेटाइजेशन की घोषणा की थी। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कम रोकड़ से चलने वाली अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया था। कैश लाइट इकोनॉमी के विपक्ष में एक तर्क बताना है, अगेंस्ट इट हमें बताना है। क्या क्या ऑप्शन थी बेटा इसमें?
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंटरनेट अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हवाई किरायों से प्राइस कैप हटाने के निर्णय के परिणाम स्वरूप, प्राइस कैप का मतलब है कि अपर लिमिट, मैक्सिमम लिमिट हटाने के परिणाम स्वरूप अब एयरलाइंस कंपनियां अपने ग्राहकों को घटी हुई कीमतों का लाभ पहुंचा सकेंगी। यदि समय रहते ही अवसर की पहचान शुरू में ही हो जाती है तो कोई भी व्यावसायिक फर्म अपने प्रतियोगी से पहले इसका लाभ उठा सकता है और निष्पादन में सुधार कर सकता है। यहाँ पर वो हमसे व्यावसायिक पर्यावरण के महत्व पूछ रहा है और कह रहा है कि व्यावसायिक पर्यावरण के महत्व का कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर उजागर नहीं किया गया है। ये 4 पॉइंट्स हैं, देखो इसमें से कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर उजागर नहीं किया गया है, यहाँ पर हाईलाइटेड नहीं है। ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा वो यहाँ पर निष्पादन में सुधार की भी बात कर रहा है, वो यहाँ पर नियोजन और नीति निर्धारण में सहायक होगा इस बारे में भी बात कर रहा है, अवसरों की पहचान और पहल करने से लाभ होगा इसके बारे में भी बात कर रहा है, लेकिन वो उपयोगी संसाधनों के दोहन के बारे में कहीं पर भी बात नहीं कर रहा है। तो ये वो पॉइंट है जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन देखें, एएलओ लिमिटेड अपनी लागत कुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से 400-500 कर्मचारियों को निकालने पर विचार कर रही है। ऐसा करने पर वो प्रबंध के किस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएगी। हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में प्रबंध के कितने उद्देश्य होते हैं बेटा? 3 उद्देश्य होते हैं। कौन कौन से? संगठनात्मक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। संगठनात्मक में हमने क्या पढ़ा था? जीवित रहना, लाभ कमाना, बढ़ोतरी करना। सामाजिक उद्देश्यों में हमने क्या पढ़ा था? पर्यावरण स्वच्छ रखना, वंचित वर्गों को रोजगार प्रदान करना, शिशु गृहों की स्थापना करना, आसपास के क्षेत्रों का विकास करना। और व्यक्तिगत उद्देश्यों में उनके वेतन में वृद्धि करना, पदोन्नति करना या विकास के अवसर करना। कौन सा पॉइंट है जो आपको लग रहा है अगर लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है तो कौन सा उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है? सामाजिक उद्देश्य। तो व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, राधा ने घर के बने खाने की डिब्बा डिलीवरी का काम शुरू किया है। उसकी माताजी ने भी इस काम में उसकी मदद करने का फैसला लिया है। डिलीवरी के आदेशों के लिए वह दोस्तों और परिवार पर आश्रित है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्य योजनाओं के अनुरूप हो और ग्राहकों को अच्छी गुणवत्ता का खाना मिले। उसने मानकों को गुणवत्ता तथा गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों रूपों में निर्धारित किया है। यहाँ प्रबंध के जिस कार्य का उल्लेख किया गया है उसकी एक विशेषता निम्न। सबसे पहला काम क्या करना है हमें यहाँ पर? वी हैव टू आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सो प्रबंध के कितने कार्य होते हैं? 5। कौन कौन से? नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, यही सारे पढ़े हैं। तो कौन सा वाला कार्य लग रहा है आपको यहाँ पर ये देखने के लिए कि कार्य योजनाओं के अनुरूप हो और ग्राहकों को अच्छी गुणवत्ता का खाना मिले, जिसके लिए मानकों का निर्धारण किया जा रहा है और तुलना की जा रही है। क्या होगा इसका आंसर बेटा? नियंत्रण। और नियंत्रण की कौन सी विशेषता है जो यहाँ पे उजागर की गई है? ऑप्शन डी कि यह पीछे की ओर देखने वाला तथा भविष्य में देखने वाला दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन और वासुदेव जिस आयात निर्यात कंपनी में कार्यरत थे उसी में धोखाधड़ी कर रहे थे। कंपनी के वित्तीय प्रबंधक संपत सिंह को इस बात की भनक तब लगी जब उसने पाया कि कार्य योजनाओं के अनुरूप नहीं हो रहे हैं। उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर लगवाया जो दोनों कर्मचारियों की हर गतिविधि पर नजर रखने लगा और गलत लॉगिन होते ही सीधे साइबर सेल में रिपोर्ट करने लगा, यानी कि गलतियों को पकड़ रहे थे। इसी कारण पुलिस दोनों अभियुक्तों को रंगे हाथ पकड़ पाई। प्रबंध के किस कार्य का उल्लेख किया गया? प्रबंध के कौन से कार्य में हम उनके कार्यों की गतिविधियों पर ध्यान रखते हैं, कोई गलती है तो उसको पकड़ते हैं और उसको ठीक करने के लिए सुधारात्मक कार्यवाही करते हैं? विच इज द करेक्ट आंसर? नियंत्रण, कंट्रोलिंग। हमने नियंत्रण प्रक्रिया पढ़ा था ना, इसका वीडियो का लिंक भी नीचे शेयर किया हुआ है, वहां से दोबारा देख सकते हो अगर याद नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 11, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रबंध के उस कार्य का परिणाम बताइए। प्रबंध के उस कार्य का, जैसे उसने बोला, इसका मतलब हमें प्रबंध के 5 कार्यों में से कोई एक आंसर ढूंढना है। फटाफट हमारे दिमाग में 5 कार्यों के नाम स्क्रॉल करने चाहिए। नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, उनमें से कोई आंसर है हमारा यहाँ पर। तो आप देख सकते हो, जैसे हमने 5 कार्य बोला, हमें क्या करना होता है? ऑप्शंस को रूल आउट करना होता है। तो नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण, तो हमें लगता है कि हमें संगठन और नियंत्रण दिखाई दे रहा है। अधिकार अंतरण, विकेंद्रीकरण तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। तो कार्य का परिणाम बताइए जो एक रचना है जिसके अंतर्गत प्रबंधकीय और संचालन संबंधी कार्यों का निष्पादन किया जाता है और मनुष्यों के कार्यों और संसाधनों का संबंध स्पष्ट किया जाता है। तो संबंध स्पष्ट किया जाता है किसमें? संगठनिक ढांचे में। सो व्हाट इज द आंसर हियर? ऑप्शन ए, संगठनिक ढांचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट है, परिवहन समय उपयोगिता का सृजन करता है।
परिवहन क्या परिवहन समय उपयोगिता का सृजन करता है? परिवहन स्थान उपयोगिता का सृजन करता है, क्योंकि उत्पादन कहीं और हो रहा है और उपभोग कहीं और हो रहा है, तो उत्पादन के स्थल से उपभोग के स्थल पर लेकर जाता है। तो समय उपयोगिता तो गलत हो गया, क्या होना चाहिए यहाँ पर? स्थान उपयोगिता का सृजन करता है। और भंडारण जो है वो स्थान उपयोगिता का सृजन करता है, बिल्कुल रिवर्स है। भंडारण जो है वो समय उपयोगिता का सृजन करता है। क्यों करता है समय उपयोगिता का सृजन? क्योंकि उपभोग और उत्पादन दोनों के समय में अंतर होता है। जिस समय उत्पादन होता है उसी समय हम चीज़ों का उपभोग नहीं कर लेते हैं। आज अगर गन्ना उगाया जा रहा है तो सारी चीनी आज ही नहीं खाई जाती है, पूरे वर्ष भर हम पूरे साल हम चीनी को खाते हैं। तो परिवहन जो है वो स्थान उपयोगिता और भंडारण जो है वो समय उपयोगिता का सृजन करता है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। नाउ कथन नंबर 2, उत्पादों को उनकी विभिन्न विशेषताओं के आधार पर विभिन्न समूहों में बांटना प्रमापीकरण कहलाता है। हमने डिस्कस किया था अलग अलग समूहों में बांटना क्या कहलाता है? सरलीकरण। इसलिए दोनों कथन गलत हो गए। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर डी, दोनों कथन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करो वाला क्वेश्चन है। वित्तीय बाजार कौन सा बाजार होता है जहां वित्तीय परिसंपत्तियों का विनिमय और सृजन किया जाता है? द्वितीयक बाजार, इसे स्टॉक मार्केट के नाम से भी जाना जाता है, और प्राथमिक बाजार को नवनिर्गमन बाजार के नाम से भी जाना जाता है। उसको मैच करेंगे, ऑप्शन ABCD में से देंगे। क्वेश्चन नंबर 14, कॉन्ट्रैक्ट नोट पर लिखा कौन सा नंबर ऐसा नंबर होता है जो स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रत्येक लेन देन को प्रदान किया जाता है? हमने स्टॉक एक्सचेंज की पूरी ट्रेडिंग प्रक्रिया पढ़ी थी, उसमें हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं। तो इनमें से कौन सा आंसर है इसका? ऑप्शन बी, यूनिक ऑर्डर नंबर। इसको नोट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी, इसको ध्यान से पढ़ना। वीडियो नीचे लिंक में शेयर करी हुई है। क्वेश्चन नंबर 15, विपणन के कार्यों के अंतर्गत डैश संग्रहित माल के प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। क्या लेता है मार्केटिंग में संग्रहित माल के संबंध में निर्णय? क्या ब्रांडिंग लेता है? बिल्कुल नहीं। मूल्य निर्धारण गलत। प्रवर्तन भी नहीं लेता। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी, भौतिक वितरण। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आपको गलत कथन को पहचानना है। प्रतिभूतियों को द्रवता उपलब्ध कराना शेयर बाजार का एक कार्य है। ओके। प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में संरक्षित करना डीमेटीरियलाइजेशन कहलाता है। ओके। सेबी भीतरी व्यापार पर रोक लगाने के लिए केवल नियामक कार्य करता है। क्या सेबी केवल नियामक कार्य करता है? और पूंजी बाजार में वाणिज्यिक बैंक, विकास बैंक और शेयर बाजार सम्मिलित हैं। तो क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। वैसे आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। बाकी नीचे सॉल्यूशन में PDF फॉर्मेट में आपको दूंगी। इसका आंसर खुद आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सा कथन है जो आपको गलत लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, विपणन की यह अवधारणा विपणन की अवधारणा का विस्तार है जिसमें ग्राहक संतुष्टि के अतिरिक्त विपणन का सामाजिक, नैतिक और प्राकृतिक पक्षों पर प्रभाव भी देखा जाता है। विपणन की कितनी अवधारणाएं पढ़ी हैं बेटा हमने? 5। कौन कौन सी? उत्पादन की अवधारणा, उत्पाद की अवधारणा, विक्रय की अवधारणा, विपणन की अवधारणा और विपणन की सामाजिक अवधारणा। उत्पादन की अवधारणा उत्पादन पर जोर देती थी, उत्पाद की अवधारणा उसकी क्वालिटी पर, विक्रय की ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री द्वारा लाभ, विपणन की अवधारणा ग्राहक संतुष्टि द्वारा लाभ, और विपणन की सामाजिक अवधारणा जो थी वो विपणन की अवधारणा का विस्तार थी, जो ये बताती थी कि हमें ग्राहक की आवश्यकताओं को तो ध्यान में रखना ही रखना है, लेकिन साथ में हमें समाज को भी ध्यान में रखना है। सो व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन डी, विपणन की सामाजिक अवधारणा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, उत्पाद की लागत उसके मूल्य का निचला स्तर निर्धारित करती है। निचला स्तर का मतलब है कम से कम कितना प्राइस होना चाहिए, और उसकी कौन सी डैश उसका ऊपर का स्तर निर्धारित करती है। ऊपर के स्तर का मतलब है मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है वो। तो इसमें ऑप्शंस हैं अलग अलग। हमने पढ़ा था किसी भी प्रोडक्ट के उसको निर्धारित मूल्य को निर्धारित करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उपयोगिता और मांग, फर्म का विपणन प्रबंधक, सरकार या फर्म के प्रतियोगी। सो व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन ए, उसकी उपयोगिता, क्या यूटिलिटी है हमारे लिए उसकी, वो डिसाइड करता है, कितनी डिमांड है वो डिसाइड करता है कि उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 19, विज्ञापन के विषय में इसमें से कौन सा कथन असत्य है, विच इज नॉट ट्रू? संप्रेषण का व्यक्तिगत स्वरूप होता है, संप्रेषण का भुगतान स्वरूप होता है, बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचने की तकनीक है, या लोच की कमी होती है क्योंकि इसे विभिन्न ग्राहकों की आवश्यकता अनुसार नहीं ढाला जा सकता। कौन सा कथन है जो असत्य है? हमने इसमें विज्ञापन के बारे में क्या क्या पढ़ा है? जब हमने विज्ञापन वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसकी 3 विशेषताएं पढ़ी थी। नंबर 1, भुगतान स्वरूप,
अव्यक्तिगत और चिन्हित विज्ञापन द्वारा किया जाता है। तो अव्यक्तिगत, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? व्यक्तिगत, इसलिए यही हमारी ऑप्शन है जो गलत है, बाकी सारी ऑप्शंस ठीक है हमारी। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, इसमें शेयर बाजार की व्यापारिक प्रक्रिया के बारे में डिस्कस किया हुआ है और हमें उसको सही सीक्वेंस में लगाना है। पहला, आदेश का निपटारा, डीमैट अकाउंट खुलवाना, आदेश देना या आदेश को पूरा करना। इनको सही सीक्वेंस में लगा के आप मुझे बताएंगे इसका सही आंसर क्या है। और लास्ट में मैंने PDF शेयर किया हुआ है, आंसर उसमें से चेक कर सकते हो आपको याद है कि नहीं याद है। और ट्रेडिंग प्रोसीजर की वीडियो नीचे लिंक में शेयर करिए ना। 1 मार्क के क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब चलते हैं 3 मार्क के क्वेश्चंस की तरफ। 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं 1 मार्कर्स। अब 3 मार्कर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन शुरू होते हैं, इसलिए जब भी पूरा बड़ा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का मुखड़ा पढ़ने से पहले उसका दुखड़ा जरूर पढ़ें। दुखड़े का मतलब है व्हाट डज द क्वेश्चन आस्क। यहाँ वर्णित उस प्रक्रिया का नाम बताइए तथा व्याख्या कीजिए जो नियोजन से ही प्रारंभ हो जाती है। उस प्रक्रिया को बताना है जो प्लानिंग से शुरू हो जाती है और प्रबंध के सभी कार्यों में व्याप्त है। आपको याद होगा जब हमने समन्वय वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था तो हमने कहा था बिल्कुल ये माला में धागे की तरह होता है जो प्रबंध के सभी कार्यों में व्याप्त होता है। तो बिना क्वेश्चन पढ़े भी हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में हमें किस चीज़ का आंसर देना है, समन्वय का। तो हमें समन्वय को एक्सप्लेन करना है। पहले तो उसका नाम देना है, नाम देने का 1 नंबर और उसको एक्सप्लेन करने के 2 नंबर, तो टोटल हुए 3 मार्क्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 फिर से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। पहले लास्ट लाइन पढ़ते हैं। ऐसे 3 तर्क दीजिए जिनके माध्यम से श्रीमती अहिल्या अपने स्टाफ को यह समझा सके कि बाह्य स्रोतों से भी आवेदन मंगाने चाहिए। यानी कि वो भर्ती के स्रोतों की बात कर रहा है। हमने डिस्कस किया था भर्ती के कितने स्रोत होते हैं? 2। कौन कौन से? आंतरिक और बाह्य। तो वो बाह्य स्रोतों से आवेदन क्यों मंगाने चाहिए, यानी कि वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है? बाह्य स्रोतों के लाभ। और कौन कौन से बाह्य स्रोतों के लाभ हैं जो हम गिनवा सकते हैं? अगर हम बाहर से लोगों को आमंत्रित करते हैं तो हम नई प्रतिभाओं को अवसर देते हैं, हमारे पास में ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं, विस्तृत विकल्प, हम योग्य कर्मचारियों को खोज सकते हैं और प्रतियोगिता की भावना बढ़ती है। संगठन के अंदर जो कर्मचारी होती हैं वो भी कर्मठ होने का प्रयास करते हैं ताकि बाह्य स्रोतों की अपेक्षा उन्हें ले लिया जाए या बाहर वालों के कंपटीशन में वो कमज़ोर ना पड़े। तो इनमें से कोई भी आंसर हम वहाँ पर लिख सकते हैं। वीडियो नीचे लिंक में शेयर कर दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। इसमें हमें बताना है उपयुक्त उदाहरण देकर। याद रखना है जहाँ पर भी क्वेश्चन में उदाहरण मांगे, एग्जाम्पल ज़रूर कोट करना है। नियंत्रण के एक मानक के रूप में या तो संकट बिंदु नियंत्रण को एक्सप्लेन करना है और अगर ये ना आता हो हमें तो हमें अपवाद द्वारा प्रबंध को एक्सप्लेन करना है विद एन एग्जाम्पल। याद होगा हमने पढ़ा था डाक व्यय और मजदूरी व्यय वाला एग्जाम्पल। संकट बिंदु नियंत्रण में हमने क्या पढ़ा था कि मजदूरी व्यय और डाक व्यय दोनों के बढ़ने में से कौन ज़्यादा हमारे लिए संकट का सूचक हो सकता है और उस पर हमें निगरानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हम हर क्रिया पे निगरानी नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो वो बहुत ही सस्ता होता है और ना ही वो बहुत सरल होता है। और अगर अपवाद द्वारा नियंत्रण का एक्सप्लेनेशन लिखना हो तो इसमें हमें क्या एक्सप्लेन करना है कि केवल उन्हीं महत्वपूर्ण विचलनों को रोकने का प्रयास करना चाहिए और प्रबंधकों को सूचित करना चाहिए जो कि एक निश्चित सीमा से बाहर है। यानी कि अगर हमने डिसाइड कर रखा है कि 2% तक वृद्धि हो रही है मजदूरी लागत में, तो ये तो आम बात है, तो हमें इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन यदि 2% से ज़्यादा, यानी कि जैसे ही वो निश्चित सीमा से आगे बढ़ रहा है, बाहर बढ़ रहा है, तो हमें प्रबंध को सूचित कर देना चाहिए और उसको कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर भी वही बात लागू होती है कि हम हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें बहुत सोच के, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कहा जाता है इसको, बहुत सोच के कंट्रोल करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद में फिर 4 मार्क क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। इसमें या तो हम सेबी के 3 उद्देश्यों की व्याख्या करें या फिर शेयर बाजार के 3 कार्यों का वर्णन करें। सेबी के क्या क्या उद्देश्य पढ़े हैं हमने? 4। कौन कौन से उद्देश्य है? निर्गमकर्ताओं को ऐसा बाजार उपलब्ध कराना जहां से वो आसानी से पैसा इकट्ठा कर सके, निवेशकों के हितों की रक्षा करना, मध्यस्थों को आचार संहिता देना और व्यापार दुराचारों को रोकना। इन 4 में से कोई भी 3 उद्देश्य हम ले सकते हैं, वहां पे लिख सकते हैं, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और अगर आ जाए शेयर बाजार का क्वेश्चन तो ये 6 कार्य पढ़े थे हमने शेयर बाजार के। तरलता प्रदान करना, मूल्य निर्धारित करना, सुरक्षा, आर्थिक प्रगति के लिए इक्विटी संप्रदाय का प्रसार या सट्टेबाजी के लिए सुअवसर। इसकी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ज़रूर देख लेना। एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, चाहे वित्तीय बाजार के कार्य का मिले चाहे द्वितीयक बाजार के कार्य का
आपको क्वेश्चन मिले, इसको ज़रूर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, 4 मार्कर क्वेश्चन। किसी विशेष कार्य को करने के लिए व्यक्ति के ज्ञान और कौशल में वृद्धि के लिए आयोजित कार्यक्रम, ज्ञान और कौशल में वृद्धि के लिए आयोजित कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? प्रशिक्षण। हमने पढ़ा था उसमें, तो उसके 4 लाभ बताने हैं। कितने लाभ बताने हैं? 4 लाभ। हमने प्रशिक्षण से 2 लोगों को लाभ पढ़े थे, एक तो संगठन को और दूसरा कर्मचारियों को। या तो क्वेश्चन में वो स्पेसिफाई करे कि आपको कर्मचारियों को लाभ बताने हैं या संगठन को लाभ बताने हैं, लेकिन इफ द क्वेश्चन इज नॉट स्पेसिफाइंग अबाउट दिस, तो ऐसी स्थिति में हमें संगठन को लाभ बताने चाहिए उसके। और अगर हम कोई पॉइंट भूल जाएं तो हम कर्मचारियों को लाभ वाला पॉइंट भी उसमें लिख सकते हैं। वी आर फ्री टू राइट द आंसर। संगठन को लाभ में इनमें से कोई सा भी पॉइंट लिख सकते हैं। पैसे और प्रयास की बचत, लाभ में बढ़ोतरी, भविष्य के लिए प्रबंधक तैयार होते हैं, मनोबल में वृद्धि होती है, अनुपस्थिति कम होती है, या वो संस्था को छोड़कर जाने की दर में कमी आती है, और बदलते पर्यावरण का सामना करने के लिए भी वो तैयार होते हैं। तो इनमें से कोई भी 4 पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। याद रखो, विद हेडिंग लिखना उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, संप्रेषण की उन 4 बाधाओं का वर्णन कीजिए। यानी कि यहाँ पर संप्रेषण की बाधाओं वाला क्वेश्चन है, जो संदेश की एनकोडिंग और डिकोडिंग करने से संबंधित है। या तो सांकेतिक बाधाओं के बारे में बताना है, या फिर उन 4 बाधाओं का वर्णन कीजिए जो संगठनिक संरचना, आधिकारिक संबंध, नियमों, अधिनियमों के कारण आती है। यानी कि यहाँ पर संगठनिक बाधाएं बतानी है। तो या तो सांकेतिक बाधाएं बताओ या संगठनिक बाधाएं बताओ। हमने सब डिस्कस किया था। इनमें से कोई भी 4 सांकेतिक बाधाएं हम बता सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 सांकेतिक बाधाएं हमने डिस्कस करी हैं। संदेश की अनुपयुक्त अभिव्यक्ति, विभिन्न अर्थों वाले शब्दों का इस्तेमाल, हमने एग्जाम्पल्स भी वहाँ पे डिस्कस किए थे। मूल्य वाला, त्रुटिपूर्ण रूपांतरण, एक भाषा से दूसरी भाषा में जब कन्वर्ट करते थे, अस्पष्ट संकल्पनाएं, हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था, मेरे अतिथि का ध्यान रखना, तकनीकी शब्दावली का प्रयोग जिसमें हमने कहा था स्टॉक के कितने मीनिंग होते हैं, शारीरिक हाव भाव और हमारी भाषा जो है उसमें मैच ना होना, मेल ना खाना। या तो ये सांकेतिक बाधाएं इसमें से कोई भी 4 लिख सकते हैं, या फिर इनमें से कोई भी संगठनिक बाधाएं लिख सकते हैं। और अगर याद ना हो तो वीडियो को ज़रूर ध्यान से देख लेना और उसको याद कर लेना। एक ना एक बाधा के ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आएगा बेटे, 4 बाधाओं में से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर फिर क्वेश्चन का मुखड़ा पढ़ने से पहले उसका दुखड़ा अगर हम पढ़ें तो संगठन द्वारा प्रदान किए गए सभी प्रलोभनों का उल्लेख करना है। जो भी यहाँ पर वित्तीय और गैर वित्तीय प्रोत्साहन दे रखे हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना है और उन्हें एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन क्या है? सार्थक स्टील लिमिटेड में कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे विविध प्रकार के कार्य देना, पद संवर्धन, भविष्य की आय तथा कार्य दोनों के लिए स्थायित्व प्रदान करना, पद सुरक्षा, कर्मचारियों को घर, मेडिकल सहायता, अनुलाभ और उन्हें अंश जारी करना, यानी कि सह साझेदारी। तो इस क्वेश्चन में हमें वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों के कुछ कुछ कंटेंट दे रखे हैं जो हमें एक्सप्लेन करना है। और स्पेसिफिकली हमारा फोकस किन 4 पे होना चाहिए? वित्तीय प्रोत्साहन में से सह साझेदारी, नंबर 2 अनुलाभ, नंबर 3 पद संवर्धन यानी कि पद को और महत्व देना, ज़्यादा अधिकार, ज़्यादा स्वतंत्रता और ज़्यादा काम देना, और चौथा पद सुरक्षा। तो क्या 4 चीज़ें हैं जिन पे हमें पूरा फोकस करना है? पद संवर्धन, पद सुरक्षा, सह साझेदारी और अनुलाभ। ये चारों के बारे में हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, चाहे वित्तीय का आए चाहे गैर वित्तीय का आए, कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा गया है? वित्तीय निर्णय को प्रभावित करने वाले 4 कारक बताइए। वित्तीय निर्णय में हमने क्या पढ़ा था? वो निर्णय जो हमें बताते हैं कि पूंजी ढांचे का कितना भाग स्वामित्व कोष होना चाहिए और कितना भाग ऋण कोष होना चाहिए। तो इसको प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हमने पढ़े हैं उनमें से कोई भी 4 कारक आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। इसको भी बहुत अच्छे से करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्लीटली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। हमें इसको सॉल्व करके दिखाना है। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन साथ साथ गैदर करते जाएंगे। कृष लिमिटेड कारपेट तथा अन्य सजावटी उत्पादों के उत्पादन और निर्यात से जुड़ी है। इसकी अंश पूंजी 100 रुपये प्रति अंश की दर से 70 लाख रुपए है, यानी कि इसके शेयर कैपिटल जो है वो 70 लाख रुपए है और 100 रुपये का एक शेयर है। तो इस हिसाब से कितने शेयर्स होंगे वो आप कैलकुलेट करके रख लो फटाफट। एक बड़ी परियोजना के विस्तार के लिए कंपनी को 50 लाख रुपए की आवश्यकता है। कंपनी के वित्तीय प्रबंधक श्री प्रभाकर ने सुझाया है
कि कंपनी यह राशि 7% डिबेंचर्स के माध्यम से एकत्रित कर सकती है। हमने अकाउंटेंसी में डिबेंचर वाला टॉपिक डिस्कस किया था, डिबेंचर्स ऋण पूंजी, तो वो शेयर्स के साथ साथ में वो डिबेंचर्स को यूज़ कर सकते हैं, वो कह रहा है आपको। यदि ऐसा माना जाए कि कंपनी के विस्तार के बाद EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर 35 रुपीज़ और टैक्स रेट जो है वो 30% है, तो क्या श्री प्रभाकर ने सही सलाह दी है? क्या सलाह दी है उन्होंने ये कहा है कि शेयर्स के साथ साथ डिबेंचर्स का इस्तेमाल भी करें। हमने समता पर व्यापार वाला टॉपिक डिस्कस किया था, यहाँ पर उसी तर्ज पर हमें इसको सॉल्व करके दिखाना है। कैसे सॉल्व करना है? वीडियो को पॉज करके हाथ में कॉपी और पेन लो पहले। अब सबसे पहले अर्निंग पर शेयर कितना दे रखा है हमें? 35 रुपीज़। अर्निंग पर शेयर आया कैसे था? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। जितनी भी हमारी अर्निंग्स आफ्टर टैक्स है उसको नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड करना है। 70 लाख रुपए के शेयर्स थे और एक शेयर की कीमत थी 100 रुपये, तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 70,000, 70,000। सो अर्निंग पर शेयर के आगे 35 लिखा, नंबर ऑफ शेयर्स के आगे 70,000 लिखा। हमारे पास में अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आ गया। कितना आ गया हमारा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स? यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हाउ मच इज दी अर्निंग्स आफ्टर टैक्स? ऐसा हमने जब रेशियो एनालिसिस वाला चैप्टर किया था उसमें भी हमने डिस्कस किया है, जब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आप निकालते हैं तो 24,50,000 रुपये आपके अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आ गया। लेकिन हमें बिफोर टैक्स तक पहुंचना है। नाउ इंटरेस्ट जो है वो हमें कितना पे करना है? जो डिबेंचर्स की जो फेस वैल्यू होती है उसका परसेंटेज, यहाँ पर क्वेश्चन में डिबेंचर्स का नाम 7% डिबेंचर्स है, तो 7% इंटरेस्ट निकाला ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स। 50 लाख रुपए का 7% करा तो 3,50,000 रुपये इंटरेस्ट है जो हमें पे करना होगा। वी वॉन्ट टू कैलकुलेट EBIT, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ना हाउ डू वी कैलकुलेट दैट? अगर अर्निंग्स बिफोर टैक्स x है तो x में से टैक्स घटा देंगे तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आ जाएगा। तो अर्निंग्स बिफोर टैक्स में से टैक्स को माइनस करा तो आया हमारा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, यानी कि x में से x का 30% माइनस करा तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आ गया। इसका मतलब सॉल्व कर सकते हैं इसे। ये आ गया हमारा 0.7x इज इक्वल टू 24,50,000। सो x इज इक्वल टू 24,50,000 बटे में 0.7। सो हमारा अर्निंग्स बिफोर टैक्स आ गया 35 लाख, 35 लैक्स। लेकिन हमें चाहिए EBIT, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। वो कैसे निकलेगा? अर्निंग्स बिफोर टैक्स में अगर हम इंटरेस्ट को जोड़ देंगे तो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 38,50,000। अब हमारे पास में EBIT है। अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है ROI। ना व्हाट इज ROI? ROI इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने रेशियो एनालिसिस वाले चैप्टर में किया है, जहाँ पर हमने अलग अलग तरह की रेशियोज निकाली हैं अकाउंटेंसी में। तो ROI का फॉर्मूला क्या था? EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। EBIT अभी अभी हमने निकाला 38,50,000 बटे में कैपिटल एम्प्लॉयड। पूंजी कितनी निवेश करी? शेयर्स प्लस डिबेंचर्स। शेयर्स हमारे कितने थे? 7 लाख, 70 लाख और 50 लाख, दोनों को जोड़ा 1,20,00,000 से डिवाइड किया इसको। सो ROI इज 32.08%। इतना हमें वापस मिल रहा है, इतना हमें रिटर्न मिल रहा है। और हमें इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ रहा है? 7%। हमने पढ़ा था जब तक हमारा ROI हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है तब तक हम समता पर व्यापार का लाभ उठा सकते हैं। समता पर व्यापार के लाभ का मतलब क्या होता है? अंशों के साथ साथ ऋण पत्रों का इस्तेमाल करके हम अपनी अंशधारकों की धन संपदा को बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमें लास्ट में 1 नंबर में क्या लिखना है कि कंपनी EPS बढ़ाने के लिए समता पर व्यापार का प्रयोग कर सकती है और वित्तीय प्रबंधक ने सही सलाह दी है। ये बात लिखने का 1 नंबर है। और इससे पहले की जितनी भी कैलकुलेशंस हमने करी हैं उसके 3 मार्क्स हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से इसको कर लेना दोबारा से, चाहे आपको इस क्वेश्चन की वीडियो देखनी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ये उपभोक्ता के दायित्व वाला क्वेश्चन है। मयंक ने अपने घर के पास की दुकान से अपनी बेटी के लिए एक प्रसिद्ध ब्रांड की चॉकलेट खरीदी, जिसे खाकर वे बीमार पड़ गई। मयंक ने इस ब्रांड के विरुद्ध जिला मंच में जाके शिकायत दर्ज कराई, पर वह केस हार गया क्योंकि वो चॉकलेट खरीदने का कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाया। आपको पता चल रहा होगा क्या गलती करी है उसने। तो एक उपभोक्ता को उत्पाद खरीदते समय, प्रयोग करते और खाते समय, उत्पाद को खरीदते समय, उसे प्रयोग करते समय, उसे खाते समय मयंक की गलती के अलावा और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि वो अपने अधिकारों का संरक्षण कर सके? ऐसे कोई 4 बिंदु बताइए। यहाँ पर हमें एज अ कंज्यूमर हमारे क्या दायित्व हैं, उपभोक्ता के दायित्व के बारे में बताना है।
उपभोक्ता के कौन कौन से दायित्व हैं जो हमने पढ़े हैं। बाजार में उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी रखें, केवल मानक वस्तुएं खरीदें, वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में जानकारी इकट्ठी करें, लेबल को ध्यान से पढ़ें, अपनी दृढ़ता का परिचय दें, लेन देन में ईमानदारी बरतें, नकद रसीद अवश्य लें। ये गलती हुई है जो मयंक से हुई है, ये पॉइंट को छोड़ देना है आपने। उचित उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराएं, उपभोक्ता परिषदों का गठन करें और पर्यावरण का ध्यान रखें। इनमें से कोई भी 4 पॉइंट्स जो उसने पूछे हैं आप वहाँ पर बता सकते हैं। बहुत ध्यान से इस वाली वीडियो को भी देख लेना और इनको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू होते हैं हमारे 6 मार्क्स के क्वेश्चंस। और 6 मार्क्स से कितने क्वेश्चंस हैं? 4, 31, 32, 33 और 34। तो 31 क्वेश्चन में हमने पूछा है FW टेलर द्वारा प्रतिपादित कोई भी 3 तकनीकें, इनमें से कोई भी 3 तकनीक बता सकते हैं, ये सब हमने डिस्कस करी हुई हैं। या फिर हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित किन्हीं 3 सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ये सारे सिद्धांत डिस्कस करे हुए हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो इसको वीडियो को देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 32 के दोनों ही ऑप्शंस नियोजन प्रक्रिया से रिलेटेड है। उसमें उसने बोला है नियोजन प्रक्रिया में इस चरण से पहले के चरण बताने हैं और यहाँ पर इस चरण के अगले 3 चरण बताने हैं। कौन से चरण? प्रत्येक विकल्प के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं का आकलन किया जाना चाहिए। इससे पहले के 3 चरण। और यहाँ पर क्या बताया है? भविष्य के विषय में कुछ अवधारणाएं बना लेनी चाहिए। जो प्लानिंग प्रेमाइसिस थे हमारे, वो बनाने के बाद के अगले 3 चरणों के वर्णन करना है। कहने का मतलब क्या है? चाहे ये क्वेश्चन करना हो या ये क्वेश्चन करना हो, हमें पता होना चाहिए कि नियोजन प्रक्रिया के चरण कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। कौन कौन से पढ़े थे? उद्देश्यों का निर्धारण, साथ साथ रिपीट करो, विकासशील आधार, वैकल्पिक विधियों की पहचान, विकल्पों का मूल्यांकन, सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव, योजनाओं को लागू करना और लास्ट था अनुवर्तन। तो नियोजन प्रक्रिया के कितने चरण हैं? 7। पहली ऑप्शन में उसने क्या बोला है? विकल्पों के मूल्यांकन के पहले 3 चरण। आपको ये वाला आंसर देना है। अगली ऑप्शन में उसने क्या कहा है? विकासशील आधार से अगले 3 ऑप्शंस। तो आपको इन 3 ऑप्शंस का आंसर देना है। कोई सा भी क्वेश्चन करना हो, प्रक्रिया का पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही वो प्रक्रिया बोले, 7 पॉइंट्स आपके दिमाग में स्क्रॉल करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। अगर आप क्वेश्चन नंबर 33 को ध्यान से पढ़ेंगे, दवाइयों की कंपनी है, शिशु आहार की कंपनी है, दवाइयों के क्षेत्र में भी निपुणता और अधिक हासिल करना चाहती है, निर्णय लेने के अधिकार को संगठन के निचले स्तरों तक पहुंचाना चाहती है। याद करो, जब अधिकारों को संगठन के निचले स्तरों तक पहुंचाना होता है, कुछ विशेष अधिकारों को छोड़कर शेष सभी अधिकारों को संगठन के निचले स्तरों तक पहुंचाना क्या कहलाता है? विकेंद्रीकरण कहलाता है। विकेंद्रीकरण आपको पहचानना है और पंक्तियां उद्धृत करते हुए इस अवधारणा के महत्व का वर्णन करना है। पंक्तियां उद्धृत करने का मतलब क्या है? लाइंस को हाईलाइट करना है और फिर उसके बाद में लिखना है कि हाँ, ये विकेंद्रीकरण का महत्व है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? विकेंद्रीकरण के महत्व के सारे पॉइंट्स को एक बार फटाफट दोबारा से रिवाइज कर लो। ये सारे पॉइंट्स थे जो हमने विकेंद्रीकरण के महत्व में डिस्कस किए थे। ये बॉस हैं, ये कर्मचारी हैं। तो शीर्ष जो प्रबंधक है, शीर्ष स्तर पर राहत, शीघ्र निर्णय ले पाता था। कर्मचारियों को क्या क्या फ़ायदे होते थे? उनमें पहल भावना का विकास होता था, प्रबंधकीय प्रतिका का विकास होता था और विकास का सरलीकरण। संगठन में भी आसानी से विकास किया जा सकता था, बिकॉज दे ऑल आर केपेबल ऑफ मूविंग ऑन टू दी हायर पोजिशंस, हायर पोस्ट। तो ये पॉइंट्स अगर याद होंगे, और इसी की वजह से संगठन में श्रेष्ठ नियंत्रण होता है, कंट्रोल अच्छा होता है। तो ये पॉइंट्स अगर याद हैं तो लाइन्स कोट करते हुए लाइन पहचानना और ये मेन हेडिंग लिखना, तब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, मार्केटिंग से रिलेटेड है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। और अगर आप देखेंगे इसको ध्यान से तो पूरा मुखड़ा पढ़ने से अच्छा है सबसे पहले इसका दुखड़ा पढ़ें, जिसमें कि विपणन के कार्यों का उल्लेख करना है। तो विपणन के किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए जिन्हें कंपनी करेगी और जिनका उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है। तो आपको वहाँ पे पहचानना है और उससे पहले आपको ये पता लगाना है कि विपणन के कौन कौन से कार्य हैं जो आपने पढ़े हैं। कौन कौन से कार्य पढ़े हैं? बाजार संबंधी सूचनाएं एकत्रित करना, नियोजन, उत्पाद का रुखांकन एवं विकास, प्रमापीकरण, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, ग्राहक समर्थन सेवाएं, मूल्य निर्धारण करना, संवर्धन, वितरण, परिवहन और भंडारण। इनमें से आइडेंटिफाई करेंगे केस स्टडी पढ़ के कौन कौन से वहाँ पर दे रखे हैं, और जो नहीं दे रखे हैं उनमें से किन्हीं भी 4 को हमें वहाँ पर एक्सप्लेन करना है। हर एक का 1.5 नंबर है, आधा नंबर हेडिंग लिखने का और 1 नंबर फॉर दी एक्सप्लेनेशन।
इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सॉल्यूशन की पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लस जितनी भी वीडियोस हैं हर क्वेश्चन से रिलेटेड वो भी सारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक एक वीडियो को देख के अच्छे से नोट्स बना के और उन पॉइंट्स को याद करके जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में इजीली कर पाओगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।